जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समृद्धि आयस में। ये हमारी ज्योग्राफी की सीरीज है जिसमें हम अति संभावित प्रश्न और प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पे और उनके PYQ के आधार पे प्रश्न लाते हैं। और उन प्रश्नों से हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, आपको उनमें इन प्रश्नों के माध्यम से सहजता महसूस हो और आप उन प्रश्नों को हल करने की स्थिति में आए। इसीलिए जो हमारा वीडियो होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन होता है उसके तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपकी जो पीसीएस की तैयारी चल रही होगी बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही होगी, बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। यदि किसी तरह की आपकी समस्या है तो आप हमारे संस्थान के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हम कुछ आपकी अगर मदद कर पाएँ, सहायता कर पाएँ तो अवश्य करेंगे। और पढ़ाई के स्तर पे, कंटेंट के स्तर पे हमारे संस्थान के द्वारा आपको एक फैक्ट के लिए वीडियोज़ आ रही हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, बार-बार पूछे जा चुके हैं। आपको विनीत सर के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल रहे हैं। आने वाले समय में मैं भी कुछ फैक्ट लेकर आऊँगा। लेकिन ये जो सीरीज़ थी अपरिहार्य कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से बाधित हो गई थी, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आगे चलती रहेगी। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जिस दिन ये सीरीज़ का अंतिम वीडियो हम समाप्त करेंगे, उस दिन आप इस स्थिति में रहेंगे कि आप किसी भी परीक्षा में भूगोल से संबंधित प्रश्न करने में और उसको बहुत ही आत्मविश्वास के साथ करने में सक्षम होंगे। तो आप हम पे भरोसा कर सकते हैं और यदि आपको कोई समस्या होती है, कोई सुझाव होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। कितने प्रश्न आप सही किए, कितने गलत किए आप ज़रूर बताएँ और कौन-सा सही ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो भी कमेंट करें। इससे आप एंगेज रहेंगे, एक्टिव लर्निंग बनी रहेगी। जैसा लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। बस इतनी सी बात थी। अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, जो भारत का विशाल भूखंड का भाग था, जो भारत का हिस्सा है, वर्तमान में हम जो भारत देख रहे हैं, जो पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे पेनिनसुला क्या होता है, एक मैं आपको इजी सा फैक्ट देता हूँ। जो एक ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हो, यानी पानी से घिरा हो, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। चारों तरफ से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। मैं क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन पे ही फोकस करूँगा। आने वाले समय में जब हम आपसे क्लासेस के थ्रू जुड़ेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको ईज़ी वे में बताएँगे। तो ये पूछ रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। किस भूखंड का? देखिए सबसे पहले क्या था, एक अगर हम एक लैंडमास मानते हैं, इसे बोलते थे पैंजिया। इसी से टूट के जो आप प्लेट टेक्टोनिक थियरी पढ़ेंगे आने वाले समय में जब कॉन्सेप्ट क्लास में, तो ये समझ में आएगा आपको, अगर बेसिक नॉलेज भी होगी तो। इसी से टूट के आज का जो भी महाद्वीप, जो भी लैंड मास है दिखता है, इसी से टूटा है। एक पैंजिया का भू भाग था और एक था पैंथालासा। ठीक है, ये क्या था? ये महासागर। ये दो ही जो बॉडीज एग्जिस्ट करती थी जब हम बात कर रहे हैं अरबों साल पहले की, जब फॉर्मेशन हो रहा था अर्थ का। अर्थ पे जो अ, भूगर्भिक गतिविधियां हो रही थी तब की हम बात करें, तो ये पूछ रहा है किसका भाग था भारत मुख्यतः। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भारत भाग हुआ करता था, जो बाद में अफ्रीका से टूटा। अफ्रीका से ऐसे शिफ्ट होते होते यहाँ पे आके, यहाँ पे भारत है, यहाँ अफ्रीका वाला रीजन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है, भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल के पिंड रूप में जुड़े थे। यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, सब एक साथ जुड़े थे। लेकिन ये क्या हुआ, इसमें ब्रेक आया। कन्वेंशनल करंट होती है अर्थ के अंदर, वहां से इसमें ब्रेक आया। प्लेट टेक्टोनिक थियरी में समझेंगे तो ये शिफ्ट हुई। ठीक है, उसके बाद भारत की अवस्थिति आज यहाँ है और ये पूरा पार्ट एक गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। मैंने जैसे बताया, यहाँ से आपको टूटा और यहाँ पहुंच गया, ये स्थिति हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? आप अटेम्प्ट भी करते रहिए, कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक के बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया है। ठीक है, भारत
कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशंस हो जा रही हैं बनाने में, तो आपको एक रफ आइडिया मैं दे दे रहा हूँ। देखिए हाथ से बनाना मुश्किल है थोड़ा सा, कलम वगैरह की अभी आने वाले समय में मैं व्यवस्था कर लेता हूँ, तो आपको मैप बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो उत्तर वाला एरिया JNK और ये कहे तो उत्तराखंड और फिर कश्मीर, ये रीजन क्या है, ये पहला हो गया, इसको बता रहा है। विशाल मैदान का क्षेत्र जैसे गंगा का मैदान हो गया, यमुना का मैदान हो गया, ये उत्तर प्रदेश से नीचे वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम मैदान क्षेत्र बोल दिए। एक रफ आइडिया आपको बता रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार जैसे आप महाराष्ट्र में देख लेंगे, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, ये सब ये पूरे रीजन तीसरे पठार वाले। तट एवं प्रायद्वीप यानी आप कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं, ये ईस्टर्न कोस्ट होता है, एक वेस्टर्न कोस्ट होता है, दोनों को हम यहाँ पे बता देते हैं। और ये आइलैंड जो, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट में आपका पश्चिम वाला ये हिस्सा है, ईस्टर्न कोस्ट में ये वाला हिस्सा है। तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। वीडियो हमको लग रहा है थोड़ी सी स्लो हो रही है, उसको थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला क्या कह रहा है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शित करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, सी, भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है ऑप्शन डी, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। बताइए, इसमें ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न हल करते समय जो हमसे भी त्रुटि हुई, आपसे भी हुई होगी, आप जरूर इस बारे में बताइएगा। ये हम भूल जाते हैं, हमें सत्य ढूंढना है या सत्य, इतना प्रेशर होता है एग्जाम में, हम सत्य के जगह सत्य ढूंढने लगते हैं कि इसमें गलत क्या है ढूंढना है, और असत्य रहेगा तो सत्य होगा, सत्य होगा तो असत्य, ये गड़बड़ी हो जाती है। आपसे होती है या नहीं, लेकिन हमसे हुई है शुरुआत में, अब तो नहीं होती है क्योंकि ये दिमाग में बैठ चुका है। तो आप ये जरूर ध्यान दें, हमें असत्य ढूंढना है, इसमें चारों कथन में से असत्य कौन सा है। तो इसमें असत्य हो जाएगा ये ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ। ये बहुत ही गलत, एकदम बेवकूफी वाला ऑप्शन है, आप आराम से पहचान लेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैली में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलुत पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन सही थे, बस ये सी वाला ऑप्शन आपका असत्य था। नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कथन कह रहा है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। ठीक है, कारण क्या दे रहा है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून में प्राप्त करता है। ये देखिए, कारण तो इसके किसी हिसाब से सही नहीं है। ठीक, क्योंकि मानसून की वजह से नदियों में पानी बना है, ये तो कहीं से लॉजिकल नहीं है भाई। साल भर पानी अगर नदी में बह रही है तो साल भर बारिश तो होती नहीं है, तो ये कारण नहीं हो सकता। अब हम ये देखेंगे ये दोनों कथन सत्य हैं या नहीं, तो ये दोनों कथन सत्य हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देखिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी का मतलब क्या होता है, जैसे ये ग्लेशियर है, मान लीजिए ये ग्लेशियर है, अब ये पिघल रहा है तो इसमें वर्ष भर पानी रहेगा ना भैया, इसमें कोई लॉजिक थोड़े लगाना। अब यहाँ पे बर्फ है, वो जब जब तक पिघलेगा तब तक वो पानी आते रहेगा। लेकिन बारिश वाला क्या है, जब तक बारिश होगी तभी ना, तो बारिश तो हमेशा होती नहीं है कि 365 दिन हो रही है, किसी भी क्षेत्र में इतनी बारिश नहीं हो रही है कि वहां से नदी निकले और उसमें बारिश हमेशा पानी बना रहे। तो ग्लेशियर ही है, बर्फ है, इतनी ज्यादा ग्लेशियर है, वो पिघल रहा है, उसी से पानी आ रहा है। तो डर यही बना रहता है, जिस दिन ग्लेशियर पिघलना बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाए, एक समय तो आएगा ना कि वो खत्म होंगे। तो यही कहते हैं कि आप पानी बचाओ, जल बचाओ, लोग नहीं समझते हैं।
तो ये सतत वाहिनी होती हैं। इसका प्रमुख कारण नदियों का उद्गम स्रोत के हिमालयों में स्थित होना है। देखिए यही बता रहा हूँ, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। इसमें नो डाउट कि हिमालय में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, लेकिन इससे नदियों में पानी वर्ष भर बहने का कोई संबंध नहीं है। इसलिए दोनों कथन तो सत्य है लेकिन कारण नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? ए क्या कह रहा है? नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। कमेंट करिए, आप लोग वीडियो को रोक के तुरंत कमेंट कर दीजिए। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो महानदियां त्रिपुरा से संलग्न है। आपको ये याद रखना है पटकाई पहाड़ियां कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई हैं। असम से जुड़ी हुई हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, 5। ठीक है, 5 जगहों से पटकाई पहाड़ियां सम्मिलित है। इसमें त्रिपुरा कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी ये उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है। ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहीं पे ये पाया जाता है। अब पीओके का रीजन और अफगानिस्तान के रीजन के आसपास का पूरा जो क्षेत्र है, यहीं पे ये श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछ देता है, देखिए हम जितने एक्सप्लेनेशन बनाए हैं ना, तो हमसे बोलने में चीजें छूट जाएं, लेकिन जब मैं इत्मीनान से पीडीएफ बना रहा हूँ तो मैं फैक्ट डाल दूंगा, वो कि दिमाग से मिस ना करे, स्लिप ना हो, मैं वो बता ना पाऊँ। ठीक है, तो मध्य हिमालय में पूछ लेगा कि मध्य हिमालय में है, बृहत हिमालय में है, या क्या निम्न हिमालय में, किस में है, तो आपको मध्य हिमालय बताना है। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर अविभाजित जो मतलब हम पीओके की बात किए हैं आपको, वो हमारा हिस्सा है, हम उसको ले लेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। आज नहीं तो कल तो हम ले ही लेंगे, और मोदी जी का कुछ नहीं तो यही काम है, यही सही करे, ले लेंगे। ठीक है, बच्चों के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो करेंगे। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम का विस्तारित है। दक्षिण पूर्व मतलब ये क्या हुआ, ये तो चल नहीं रहा है कलम, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। मतलब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक, मतलब दक्षिण साउथ वाला सदर्न पार्ट की बात कर रहा है, और वो ईस्ट में वहां से ये रेंज बनी है। लिख नहीं रहा है, अब इसको हम हटाएंगे तब ये लिखेगा। ठीक है, 7वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी मतलब जो सबसे बाद में बनी है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन दे रहा है, ए हिमाद्री श्रेणी, बी अरावली, ये अरावती लिख दिया है, अरावली श्रेणी, सी पश्चिमी घाट, डी विंध्याचल श्रेणी। तो आप सभी लोग जानते होंगे हिमालय या हिमाद्री श्रेणी सबसे नवीन है और सबसे पुरानी आपकी अरावली है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे, भाई इधर चलो, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है इसमें। हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को ही हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा लोगों को आ जाता है, मैं प्रश्न इसीलिए ऐसा बनाता हूँ कि इसमें शब्दों को चेंज कर दिया जाए। जैसे हिमालय कह दिए तो सबको पता है, हाँ हिमालय नया है, फोल्डेड माउंटेन है, एकदम नया वाला युवा है, लेकिन हिमाद्री कहने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हिमालय और हिमाद्री यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन में चीजें डाल दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये ऑप्शन ए हो गया उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। ठीक है, आप ऑप्शन बताइए कौन सा है। आपने ये प्रश्न देखा भी होगा, यूपीपीएससी ने पूछा है। तो 8वां का ऑप्शन डी हो जाएगा सही, आपका सही है कि करेवा भूमि है वो कश्मीर में पाई जाती है। ये केसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप, यानी जो तलछटी का निक्षेप होता है, जो मृदा इकट्ठी होती है, उस रूप में पाए जाते हैं। और क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हिमालय में एक ऐसी भू आकृति पाई जाती है जो केसर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है।
केसर के उत्पादन के लिए, उसका नाम क्या है? तो वहां पे ऑप्शन में करीब आपको दिखे तो आप तुरंत उसको मारिएगा, ठीक है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किस चीज का सुंदर उदाहरण है भाई? ऑप्शन ए सरोवरीय मैदान, ऑप्शन बी लोयस मैदान, ऑप्शन सी हिमनद मैदान, ऑप्शन डी जलोढ़ का मैदान। ठीक, इसको आप बताइए कौन से मैदान का है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए सरोवरीय मैदान का। ये बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है इम्फाल बेसिन, ठीक है। इसको हम आगे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण, जैसे कोई एक झील एग्जिस्ट करती थी, उसके तलछट, उसमें जो नीचे तालाब आपने देखा है ना, तो उसके नीचे किचड़ी वो क्या काली मिट्टी टाइप की जम जाती है, उसी तलछट जमाव से निर्मित, वो सूख जाने के बाद जो मैदान बनता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई तालाब है आपके गांव में, देखा होगा आपने, सभी ने तालाब देखा होगा, तो उसमें मिट्टी होती है, काली मिट्टी, बहुत मतलब उसको लाके नदी उदी से उसी से निकाल के लोग वो दिया हुआ बनाते हैं। तो वैसे ही मिट्टी में जब मैदान सूखने के बाद मैदान विकसित होता है, उसको सरोवरी मैदान कहते हैं। और कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसी के उदाहरण है। इसी प्रक्रिया के तहत इन दोनों का निर्माण हुआ है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो आपको बताना है सिक्किम में, ऑप्शन ए, बी तिब्बत में, सी नेपाल में, डी उत्तराखंड में। बताइए किस जगह पे अवस्थित है कैलाश पर्वत? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत महादेव का निवास स्थल है, और इसे आप याद रखिए, ये तिब्बत क्षेत्र में उपस्थित है, ठीक है। कैलाश पर्वत तिब्बत, जो चीन अभी उसको ऑक्युपाई कर रखा है, में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सूची में झरनों के नाम सूची 2 के उनकी अवस्थिति के नाम और उनका मिलान उस राज्य के नाम से करें जहां वे स्थित हैं। अब किस राज्य में वो अवस्थित हैं और उनका झरने का नाम दिया है, ठीक। तो पहला देखिए, बरकाना जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, हुंडूरू जलप्रपात और विंडम जलप्रपात, ठीक है। बताइए आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आरओ का एकदम मतलब एकदम जो कहा जाता है ना फेवरेट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम तो बनाएंगे भैया, तुम आओ, तुम्हारे दम हो। ज्योग्राफी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आरओ में। मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग तब तक मिला लीजिए, आंसर दें आपको। देखिए सबसे आसान इसमें आपको ढूंढना है, पहले ढूंढिए इसको कैसे ट्रिक से लगाते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। जैसे विंडम जलप्रपात उत्तर प्रदेश से है, अगर आप यूपी स्पेशल पढ़े हैं तो विंडम जलप्रपात तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश, ये मिर्जापुर क्षेत्र में है विंडम जलप्रपात, ठीक। अब चौथे का एक, कितने जगह चौथे का एक दिख रहा है? एक जगह, दो जगह, तीन जगह, बी तो नहीं होगा, कट गया सीधे। अब हमें क्या देखना है? धुआंधार जलप्रपात, बहुत फेमस धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में आपका है धुआंधार। अब दो का हम चार जान गए, यानी दो का चार किस में दिख रहा है भाई? पहले में यहाँ दिख रहा है दो का चार, और यहाँ का दो का दो लिखा है, तो यानी हमारा ऑप्शन यहाँ एक ही जगह पे दिख गया कि दो का चार है और चार का एक, ठीक है। केवल मैंने बिंडम जलप्रपात उत्तर प्रदेश पहचान लिया और मैंने धुआंधार जलप्रपात पहचान लिया मध्य प्रदेश। इससे मेरा दो ऑप्शन मैं जान रहा था, उससे मेरा पूरा ऑप्शन क्लियर हो गया। ऐसे आपको पहला सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको चारों प्रश्न जो मिलान दिए हैं वो आपको जानने ना जानने से फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको देखिए कि एक दो अगर मिल रहा है ऑप्शन से, वो एलिमिनेट हो रहा है तो आप उसको कर ले जाएंगे। ज्यादातर केस में हो जाता है, कुछ केस में आपको तीन तक जाना पड़ता है, तीन जानेंगे तभी होगा। ये यहाँ पे आपको है बरकाना जलप्रपात कर्नाटक, हुंडूरू जलप्रपात झारखंड, विंडम जलप्रपात उत्तर प्रदेश, धुआंधार जलप्रपात प्रपात मध्य प्रदेश। 12वां प्रश्न, महाद्वीपों के नामों वाली सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करें जिस महाद्वीप में उच्चतम चोटी स्थित है, ठीक है, उच्चतम चोटी स्थित है। अब दक्षिण अमेरिका की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? इसे कहते हैं अकांकागुआ, ठीक, अकोंकागुआ हो गया है। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, आप लोग इसके लिए ध्यान ना दें, बस आप समझें हमारा नियत क्या है। कहा जाता है ना, नियत देखिए, हम प्रश्न बता रहे हैं तो आप उसको सुनिए। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ। अब अकांकागुआ देखिए पहले का पहला कहाँ है? पहले का पहला बी में है, तो ये आपका एक ही ऑप्शन देखने से आपका सही हो गया।
ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी यूरोप का है माउंट एल्ब्रस, इसका 2 मतलब इसका 3 माउंट एल्ब्रुस, ठीक है। अफ्रीका का है किलिमंजारो और अंटार्कटिका का विंसन मौसिफ या मैसिफ, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ है, आप इसको याद कर लीजिए। दक्षिण अमेरिका का अकांकागुआ, यूरोप का माउंट एल्ब्रस, अफ्रीका का किलिमंजारो और अंटार्कटिका का विंसन मौसिफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा बंदरगाह अपने राज्य की अवस्थिति के साथ सुमेलित नहीं है, ठीक है। मोरमुगाओ, ठीक है, मोरमुगाओ कहाँ है, गोवा में है कि नहीं आप बताइए। बी तोतीकोरिन तमिलनाडु में है या नहीं आप बताइए। सी अजिक्कल केरल में है या नहीं। वेरावल आंध्र प्रदेश में है या नहीं, ठीक है। आप बताइए, कर लिए आप कमेंट। आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा या नहीं करिएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हम आपसे नहीं मांगेंगे, आपके हित के लिए मैं जो होगा वही कहूँगा। सब्सक्राइब आप तभी करेंगे जब आपको हमसे कुछ अच्छा मिलेगा, हम जबरदस्ती आपसे कह के हाथ पकड़ के सब्सक्राइब नहीं करवाएंगे, लाइक नहीं करवाएंगे। लेकिन आपके हित के लिए कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, तुरंत आप उसको अटेम्प्ट करते ही डालिए। जैसे हम आप कभी भी वीडियो देख रहे हो लेकिन आप करिए कि हाँ पहला मैंने की देखा तो मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरे टोटल कितने सही हुए, 10 सही हुए, 12 सही हुए, 14 सही हुए, 15। आप इसमें एक्टिव लर्निंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहें तो आप एजुकेशन में जाएंगे, जो साइकोलॉजी होती है एजुकेशन की, उसमें एक्टिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इंगेज नहीं करेंगे तो आप चीज़ें भूल जाएंगे। आप यहाँ अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे तो आप इंगेज रहेंगे, कुछ और नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम बता देते हैं, डी गलत है, क्योंकि वेरावल जो है वो गुजरात में है। मोरमुगांव गोवा में ही है, तूतीकोरिन तमिलनाडु, अजिक्कल केरल में ही है, वेरावल केवल ये गुजरात है, ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट, ये वेरावल गुजरात में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है, ठीक है। अब हमको ये पहचाना है इसमें जलधारा कौन सी है। देखिए जब जलधारा आपको हम पढ़ाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको कैसे पहचानना है। लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट में केवल 10 मिनट वही समझाने में चला जाएगा, तो मैं अभी कॉन्सेप्ट टारगेट कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको अटेम्प्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन, आपके डर को ख़त्म कर रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना चाह रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न आप हल करने के आदती हो। धीरे धीरे लेवल में बढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे कई बार क्वेश्चन ईजी आ जाते तो आप लोग कहते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब तो नहीं पूछेगा। धीरे धीरे आसानी से, ठीक है। पहले इंजेक्शन लगाएंगे तब तो ऑपरेशन करेंगे, पहले ही चीर फाड़ थोड़े कर देंगे हम। तो अभी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो आप ये मत कहिए अरे ये तो दर्द हुआ ही नहीं, आप तो कह रहे थे बहुत ऑपरेशन में दर्द होगा। होगा दर्द, थोड़ा सा अब लेवल बढ़ेगा। तो आप ये गर्म जलधारा बताइए। 14वां प्रश्न हमारा है, ओयोशियो धारा कैसी है, कोई क्यूरोशियो धारा कैसी है, कैलिफोर्निया धारा कैसी है, बेंगुएला की धारा कैसी है, इसको आप बताइए, ठीक है। तो आपको बताते हैं ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ये गर्म जलधारा है, बाकी सब ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। ओयासियो, कैलिफोर्निया, बेंगुएला सभी ठंडी धारा है, केवल क्यूरोसियो जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यूरोसियो जलधारा एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर में गल्फ स्ट्रीम जैसी है। इसका विस्तार फार्मोसा से लेकर बेरिंग जलसमूह तक होता है। यह उत्तर की ठंडी ओयासियो धारा से मिलती है, ठीक है। इसके बारे में हमने फैक्ट दे दिया आपको, ये आप याद कर लीजिए। ये ओयासियो की बात करते हैं, इसे क्यूराइल ठंडी धारा, इसका अन्य नाम क्यूराइल भी है। यह बेरिंग जलडमरू मध्य से दक्षिण की ओर बहती है और आर्कटिक सागर का ठंडा पानी प्रशांत महासागर में लाती है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा पूर्व की ओर मुड़कर अल्यूशियन और क्यूरोसियो धाराओं से मिलती है। यही मिलके जाके फिर क्यूरोसियो से मिक्स हो जाती है, ठीक। कैलिफोर्निया धारा यह एक ठंडी धारा है जो प्रशांत महासागर में व्यापारिक हवाओं के कारण उत्पन्न होती है। यह अमेरिका तट से दक्षिण की ओर बहती है और अंततः विश्वतीय धारा में मिल जाती है, ये कैलिफोर्निया धारा। बेंगुएला की धारा यह ठंडी धारा है। आप मुख्यतः प्रश्न ठंडी धारा से पूछे गए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये भी पूछेगा ये किससे जाके जलधारा मिल रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये फैक्ट डाल दिया है कि अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा रहा, तो आप फैक्ट तैयार करके रहें। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तथा आगे जाकर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है, ठीक है। अंतिम प्रश्न हमारा है आज का, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित द्वीपों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है।
अब देखिए क्षेत्रफल के आधार पर द्वीपों का अवरोही क्रम, कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है। मैं जनरली जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में रहा हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, अवरोही और आरोही। तो अवरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब एक चीज आप याद रख लीजिए, उसका अपोजिट दूसरा होगा। हम आज आपको आरोही बता देते हैं और इसका आंसर भी बता के हम आपसे विदा लेंगे। देखिए आरोही जैसे ये पर्वत है, ठीक है, तो हम कहते हैं वो कोई भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ने जाता है उसे कहते हैं पर्वतारोही। तो पर्वतारोही आरोही आ रहा ना, आप संधि विच्छेद करेंगे पर्वता आरोही, ऐसा आप एक कॉन्सेप्ट बनाइए। तो नीचे से जो व्यक्ति चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहा है ना, भाई पर्वत चढ़ने गया तो ऊपर से नहीं चढ़ रहा है नीचे आ रहा है, ये चढ़ेगा तो यहाँ से। तो जो चीज शुरुआत से ऊपर तक जाएगी वो आरोही, अब यहाँ से जब नीचे गिरेगी तो ये अवरोही, यानी ज्यादा से ये कम होगा। तो हमें सबसे पहले किसको देखना है, पहले सबसे बड़ा देखना है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमको देखना है। आरोही में क्या हो जाता, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये कॉन्सेप्ट होता। तो आरोही मतलब ऊपर, आरोही, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है आप बताइए, और उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। चलिए, पहला है ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा जो लैंड मास है वो ग्रीनलैंड हो गया। फिर उससे छोटा हो जाएगा न्यू गिनी, फिर हो जाएगा बोर्नियो, फिर हो जाएगा आपका लास्ट में मेडागास्कर। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर। ये वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए, 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दिए हैं, देख लीजिए। ग्रीनलैंड आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप द्वीप है, और इस पे हिस्सा किसका है, मतलब हिस्सेदारी इसका कहें तो उत्तराधिकारी, या फिर इस पे किसका नियंत्रण है, तो डेनमार्क का है, ठीक है, ग्रीनलैंड। लेकिन यूरोपीय संघ में नहीं है, इसे यूरोपीय संघ में शामिल नहीं किया गया है। और इसका क्षेत्रफल दो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, ठीक है, 21,66,000 गिन लेना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है ईगो हर्ट हो जाएगा हमारा, हम गलत नहीं बोल सकते, हमें गिनने आता है, हम गिन लेंगे, ठीक। तो 21,66,086 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। न्यू गिनी दूसरे पे है, तो इसमें प्रशांत महासागर के पास स्थित है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और ये इसकी जो एरिया है 8,21,400 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बोर्नियो। देखिए इसका क्षेत्रफल, अगर यही चीज अगर प्रश्न पूछ देता आरोही क्रम में बताने के लिए, तो सबसे पहले मेडागास्कर, फिर बोर्नियो, फिर न्यू गिनी, फिर ग्रीनलैंड आता। उसने अवरोही पूछा था तो बड़े से छोटा आना था, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बोर्नियो यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया में विभाजित क्षेत्रफल है। अब जैसे एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बन सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ठीक है, आप उसको कंफ्यूज ना हो, एशिया का सबसे बड़ा बोर्नियो है, 7,48,168 किलोमीटर स्क्वायर। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, और 5,92,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। देखिए आज का ये वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और ये वीडियो जब भी जा रही है आपके पास, आप जब भी देख रहे हो अपना फीडबैक दीजिए कि हम क्या सुधार कर सकते हैं और क्या आपके लिए प्रयास करें। हम जितने अनुभव के साथ इस कंपटीशन में जुड़े रहे हैं, जो जो हमने कमियां देखी हैं उस पे हम काम करते हैं कि आपके लिए वो कर दें, आपके लिए सफलताएं आसान हो जाए। जैसे आप देखिए किसी घर में कोई एक अधिकारी हो जाता है, आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, तो उसके घर में कोई अन्य अधिकारी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कारण क्या होता है, हमने या आपने जब भी तैयारी शुरू की हो, तो हमको बस एक मंजिल पता थी, हमें रास्ता नहीं पता था। अब वो रास्ता कौन सा हम लेंगे, उस मंजिल तक पहुंचेंगे, ये तो हमें नहीं पता है। हम ट्राई करते हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, हमारा कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो हम 10 रास्ते दिखेंगे, एक जगह जाने के 10 रास्ते हैं, तो हमें नहीं पता है असली रास्ता कौन सा है, ठीक है। तो ये रास्ता दिखाने का कार्य कोई गाइड ही करता है, कोई बड़ा भाई करता है, कोई दोस्त करता है, कोई मित्र करता है। तो आप किसी रूप में अगर हमें आप मानते हैं, हमसे जुड़े हैं, हमारे समृद्धि आईएएस संस्थान से जुड़े हैं, तो आप कभी भी ये जानिए आपके साथ हम हमेशा खड़े हैं।
एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में, छोटे भाई, बड़े भाई जो आप मानिए, एक टीचर, मेंटर जो भी आप माने, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जितना हम कह रहे हैं कि आप एंगेज रहेंगे, आप उतनी आसानी से सीखेंगे। आने वाले समय में और वीडियोज़ हम अब लेके आएँगे आपके सामने और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। आपसे वादा है, अपना ख्याल रखिए, तैयारी आप बनाए रखिए। 22 तारीख को आपका पेपर है पीसीएस का, उसके लिए भी कुछ फैक्ट हम लेकर आएँगे और करंट अफेयर्स की भी क्लासेस संदीप सर लेके आने वाले हैं। तो बस आपके एग्ज़ाम से पहले आपको बूस्टिंग डोज़ मिलता रहेगा और आराम से तैयारी करिए, सफलता आपके पास आएगी। आप निराश मत होइएगा किसी बात को लेके। समय कम है, कंटेंट बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, तो आप कई जगह से कंटेंट इकट्ठा करने में मत रहिए। जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।